मोती भूरा जल्दी चल, आज हमें बहुत सारी सब्जियां बेचनी है। प्रिया अपनी बैलगाड़ी में ताजी सब्जियां लेकर जल्दी जल्दी गांव के एक नुक्कड़ पर जाती है, जहां कुछ लोग पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। बहन जी, मुझे लगा आज आप आएंगे ही नहीं। मैं तो कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। मुझे 1 किलो टमाटर, 200 सहजन, 1 फूल गोभी दे दीजिए, साथ में धनिया भी दे दीजिएगा। मैं तो यही सोच रहा था कि अगर आज आप आएंगे नहीं तो मेरे घर में आज सब्जी ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपके जैसी ताजा सब्जी मंडी में और कहीं मिलती ही नहीं है। माफ कीजिएगा, आज मुझे आने में थोड़ी देर ही हो गई, क्योंकि यहाँ से आने से पहले मुझे गांव के दूसरे नुक्कड़ में भी सब्जियां बेचनी होती है और आज वहाँ काफी भीड़ थी, इसीलिए यहाँ आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी, हम आपकी ताजी सब्जियों के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अपने ग्राहकों की बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा देती है और जल्दी से उनकी सब्जियां बांध कर उन्हें दे देती है। ग्राहक भी पैसे देकर अपने घर चले जाते और प्रिया अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर की तरफ चल देती है। आज तो गांव में ही मेरी आधे से ज्यादा सब्जियां बिक गईं। प्रिया अपनी ताजा सब्जियों से भरी बैलगाड़ी लेकर शहर के एक बड़े से फ्लैट के गेट के सामने जाती है, जहां एक दरबान उसके लिए दरवाजा खोलता है और प्रिया अपनी बैलगाड़ी लेकर फ्लैट के गार्डन की तरफ जाती है। आओ आओ, ताजी सब्जी ले लो। प्रिया की आवाज सुनकर फ्लैट के सभी लोग झुंड बनाकर उसकी बैलगाड़ी को घेर लेते हैं और सिर्फ 10 मिनट में उसकी सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। अरे वाह, आज तो दोपहर से पहले मेरी सारी सब्जियां बिक गई। अब मैं आराम से घर जा सकती हूँ। प्रिया सब्जी बेचकर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। क्या बात है बहू, आज तो तू जल्दी घर आ गई। हाँ माँ जी, आज बहुत जल्दी ही मेरी सारी सब्जियां बिक गई। अच्छा हुआ बहू जो तूने बैलगाड़ी में सब्जी बेचना शुरू किया। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं हम मदन का इलाज कैसे करवा पाते। आखिर प्रिया ने बैलगाड़ी में सब्जी बेचना क्यों शुरू किया? इस परिवार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो गरीब बहू को बैलगाड़ी लेकर गांव से शहर सब्जी बेचने के लिए घूमना पड़ रहा है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शिवपुरी गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसे अपने खेत में सब्जियां उगाना बहुत पसंद था। पता नहीं मेरी सब्जियों को किसकी नजर लगी है। यहाँ आसपास के सभी किसानों की सब्जियां ताजी, फ्रेश और बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मेरी सब्जियां उसमें न ताजगी है और न ही वो बड़ी हैं। मदन अपने खेत में बहुत ही मेहनत से काम करता और सब्जियां उगाता था, लेकिन उसकी सब्जियां बहुत छोटी होती थी और बड़ी बेजान लगती थी। इसीलिए जब मदन अपनी सब्जियों को थोक में बेचने के लिए सेठ धनियाराम के पास जाता है तब। अरे भाई मदन, तेरी सब्जियों में तो जान नहीं है। कोई भी तेरी सब्जियां खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन तू मेरा पहचान वाला है, इसलिए मैं तुझे इन सब्जियों के 100% में से 60 ही दे पाऊंगा। लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत कम है। इतनी मेहनत करने के बाद, खेत में दिन रात काम करने के बाद अगर इतना कम पैसा मिलेगा तो हम गरीब खाएंगे क्या? अरे मदन, मैं तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसीलिए तेरी सब्जियां खरीद रहा हूँ। अगर तुझे अपनी सब्जियां बेचना है तो बेच, वरना तू बाजार में कहीं और जाकर भी अपनी सब्जियों को बेच सकता है। सेठ धनियाराम बहुत ही लालची आदमी था। वो अक्सर मदन को बेवकूफ बनाकर बहुत ही कम रेट पर उसकी सारी सब्जियां खरीद लेता था। नहीं सेठ जी, अगर इन सब्जियों के लिए आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो और कोई क्या ही देगा। आप ही इन सब्जियों को खरीद लीजिए। अरे अगर तू कहता है तो ठीक है, मैं तेरी सब्जियां खरीद लेता हूँ। ना चाहते हुए भी मदन धनियाराम को बहुत ही कम पैसे में अपनी सारी सब्जियां बेच देता है। मदन धनियाराम से पैसे लेकर मंडी से घर वापस जाने लगता है। मदन के घर पर, बहू तू सुई सूता लेकर बबली के फ्रॉक के साथ क्या कर रही है? माँ जी, बबली का फ्रॉक जगह जगह पर फट गया है, इसीलिए मैं सिलाई करके उसमें सूते से एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, ताकि वो दिखने में पुराना नहीं बल्कि नया नया लगे। प्रिया बबली की फ्रॉक पर फूलों की एम्ब्रॉयडरी करती है, जिससे उसकी पिंक कलर की फ्रॉक में ब्लू कलर की फूलों की एम्ब्रॉयडरी दिखने में बहुत सुंदर लगती है। वाओ मम्मी, आपने मेरे फ्रॉक को कितना सुंदर बना दिया है। मैं इसे पहनकर खेलने के लिए जाऊंगी। बबली प्रिया के बनाए फ्रॉक को पहनकर खेलने के लिए जाती है, जहाँ बच्चे तो बच्चे बल्कि पड़ोस की औरतें भी बबली की ही फ्रॉक को देख रही थी। बबली, तेरी फ्रॉक बहुत सुंदर है। तेरी मम्मी ने फ्रॉक कहाँ से खरीदा है? बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये तो। अरे पागल, मेरी मम्मी ने ये फ्रॉक कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से ये फ्रॉक खास मेरे लिए सिला है। इतना कहकर बबली सबके साथ खेलने लगती है। अरे बहन जरा वहाँ देखो, प्रिया ने अपनी बेटी के फ्रॉक में कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी की है। मेरी बेटी लाडली को तो प्रिया के हाथ की एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। वो मुझे भी वैसी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कहती है, लेकिन मुझे तो एम्ब्रॉयडरी करनी आती नहीं है। पड़ोस की औरतें इस तरह से बातें करने लगती हैं। वहीं प्रिया के घर पर, पता नहीं आज मदन की सब्जियां बिकी भी होंगी या नहीं। मुझे भी कब से वही चिंता हो रही है माँ जी। पता नहीं मदन जी कब घर वापस आएंगे। इनकी कमाई कुछ खास अच्छी नहीं होती और ससुर जी इतनी उम्र में भी कारखाने में काम करते हैं।
प्रिया के ससुर राजेश बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो एक कारखाने में बड़े बड़े सामान को पीठ पर लाद कर उसे दूसरे कंटेनर में रखते थे। राजेश को काम करते करते शाम हो जाती है और वो कारखाने से छुट्टी होने के बाद घर वापस आ जाता है। मदन भी धीरे धीरे चलकर अपने घर आ जाता है। मदन बेटा तू आ गया, ले पानी पी और बता तेरी सब्जियां बिकी या नहीं। सेठ ने सब्जियां खरीदने में कोई ड्रामा तो नहीं किया? नहीं माँ, सेठ जी ने तो कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने मेरी छोटी मोटी मुरझाई हुई सब्जियों को खरीद लिया। अरे वाह, आपकी सारी सब्जियां बिक गई, तो इसका मतलब ये है कि आज तो आपने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। फिर आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं प्रिया, मैं सुबह से रात तक अपने खेत में काम करता हूँ। ज्यादा कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सब्जियां बाजार की ताजा सब्जियों जैसी क्यों नहीं होती हैं। क्यों वो छोटी छोटी होती हैं। इतना कहकर मदन उदास हो जाता है और फिर दुखी होकर चाय पीने लगता है। घर वाले मदन की हालत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए। मदन बेटा मुझे पता है तो हमारे खर्चों के बारे में सोचकर इतना परेशान है, लेकिन बेटा तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके खेत में सब्जियां सही से नहीं उग रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने खेत में अच्छा खाद डालना चाहिए। प्रिया, अपने खेत में अच्छा खाद मैं भी डालना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा खाद काफी महंगा होता है। अगर मैं खाद खरीदने में ही सारे पैसे खर्च कर दूंगा तो घर में खाने पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मदन प्रिया की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो अपने खेत में अपने हिसाब से ही काम करता है और वही छोटी छोटी मुरझाई हुई सब्जियां उगाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन, क्या बात है बेटा, बड़ा खुश लग रहा है। माँ, इस बार मैंने अपने खेतों में अच्छी क्वालिटी के बीज उगाए हैं और मैंने खुद खाद बनाकर खेत में डाला है। आप देखना माँ, इस बार मेरे खेत में अच्छी सब्जी उगेगी। हाँ बेटा, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। कमला और मदन थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता और सोने के लिए चला जाता है। मदन अपने घर पर चैन की नींद सो रहा था। वहीं उसके खेत में एक आदमी चुपके से घुस गया था। उस आदमी के हाथ में खेत खराब कर देने वाले कीड़ों से भरा एक जार था। इस आदमी का नाम सुंदर था और इसके इरादे ठीक नहीं थे। अरे आज तो मैं मदन तेरा पूरा खेत खराब कर दूंगा। तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब बर्बाद होने की बारी तेरी है। सुंदर एक हलवाई था और उसकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। मदन उसकी मिठाई की दुकान पर काम करता था। सुंदर बहुत ही लालची और मतलबी आदमी था। वो अपनी मिठाइयों में काफी मिलावट करता था। उसकी मिलावट वाली मिठाई खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन सुंदर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुंदर गल्ले पर बैठकर पैसे गिन रहा था। मालिक, हमें अपनी मिठाइयों में इतनी ज्यादा मिलावट नहीं करनी चाहिए, इससे लोगों की तबीयत खराब होती है। अरे तू 2 कौड़ी का आदमी, अब तुम मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। नहीं मालिक, वो बात नहीं है। आए दिन लोग हमारी दुकान पर आकर हमारी मिठाइयों की कंप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की मिठाई खाकर उन्हें डायरिया हो गया, तो किसी को कब्ज की समस्या हो गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें ये प्रॉब्लम पहले से ही हो रही होगी, लेकिन वो बस मुझसे कंपनसेशन लेने के लिए झूठ बोलते हैं। मदन को पता था कि सुंदर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद मिठाइयों को डालडा से बनते हुए देखा था। मदन को सुंदर जैसे लालची और मतलबी आदमी के लिए काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी मजबूरी की वजह से उसके पास काम कर रहा था। एक दिन मदन मिठाई की दुकान पर काम कर रहा था, तभी एक आदमी दुकान पर आता है। ओए, तेरा मालिक कहाँ है, उसे बुला। मदन अंदर जाकर सुंदर को बुलाता है। मनोज जैसे ही सुंदर को देखता है, वैसे ही वो उसका गला पकड़ लेता है। अरे तेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। मेरा भाई तेरी दुकान की मिठाई खाया करता था। डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा डालडा खाने की वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसे मुझे मार नहीं सकते हो, हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं अपनी मिठाइयों को डालडा में बनाता हूँ? सुंदर की बात सुनकर मनोज को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे और जोर से पीटने लगता है। मनोज सुंदर को काफी बुरी तरह से मार रहा था, इसीलिए कुछ लोग पुलिस को बुला देते हैं। ओए, तुम इस मिठाई वाले को क्यों मार रहे हो? अरे सर, इस आदमी की मिठाई खाकर मेरा भाई मर गया, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि सुंदर की मिठाइयाँ खाकर ही तुम्हारे भाई की मौत हुई है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सुंदर बहुत शातिर आदमी था। उसने पहले से ही पुलिस वाले को पैसे खिलाकर रखे थे, इसीलिए पुलिस वाला सुंदर की साइड से बात करता है। पुलिस वाले की बात सुनकर मनोज को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम भी सुंदर से मिले हुए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। पुलिस वाला मनोज को अपने साथ लेकर जा ही रहा था कि तभी मदन पीछे से आवाज देता है। ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। सुंदर अपनी मिठाइयों में मिलावट करते हैं और वो डालडा से मिठाई बनाते हैं। अबे ओ मदन, तू क्या भाग रहा है? अरे ऐसा मत कर। नहीं, अब बहुत हो गया। आपकी वजह से एक आदमी की जान गई है। अब मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगा और आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता।
मदन जोर जोर से चिल्लाकर ये सारी बातें कर रहा था, जिससे आसपास के लोग भी मदन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो पुलिस वाला सुंदर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे 5 साल की जेल होती है और उसकी मिठाई की दुकान बंद हो जाती है। तूने मुझे फंसाया है। अब देख ये कीड़े कैसे तेरी फसल खराब करते हैं, और सिर्फ फसल ही नहीं है, कीड़े मिट्टी में जाकर तेरे पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे। सुंदर मदन के खेत के बीचों बीच पहुंच जाता है। वो धीरे से कीड़े वाले जार को खोलता है और चारों तरफ कीड़ों को फैला देता है। कुछ ही देर में कीड़े मदन के पूरे खेत में फैल जाते हैं और वो खेत खराब करने लगते हैं। अगले दिन जब मदन अपने खेत में आता है, हे भगवान, ये किसने किया? मेरे खेत में कीड़े किसने छोड़े? मैं बर्बाद हो गया। मदन की सारी सब्जियां बर्बाद हो चुकी थी और मिट्टी भी खराब हो चुकी थी। मदन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसकी सारी मेहनत, अच्छी क्वालिटी के बीज, सब कुछ खराब हो चुके थे। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर मदन अपना सर पीट कर रोने लगता है। हे राम, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कमाई से तो घर चलता था। अगर ये खेत नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? बबली की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? मुझे अपने गरीब माँ बाप का भी ध्यान रखना है। ये सब कैसे होगा? मदन को अपने खेत से बहुत ज्यादा प्यार था। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही थी। मदन ये सब सोचते सोचते बेहोश हो जाता है। दूसरे खेत में काम कर रहे लोग उसके पास आते हैं और मदन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अरे प्रिया बेटा, मदन अपने खेत में बेहोश हो गया था। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां उसका इलाज हो रहा है। ये नहीं हो सकता। आज सुबह ही तो वो इतनी खुशी खुशी खेत में काम करने के लिए निकले थे, फिर ये सब कैसे हो गया? प्रिया, तुम लोगों का पूरा खेत खराब हो चुका है। किसी ने तुम्हारे खेत में कीड़े छोड़ दिए और कीड़ों ने सारी सब्जियों को खराब करने के साथ खेत को भी बर्बाद कर दिया। गांव वाले की बात सुनकर कमला रोने लगती है, लेकिन प्रिया खुद को संभालती है। वो कमला को लेकर गांव वाले के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में प्रिया और कमला दोनों ही मदन को देखकर रोने लगते हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हो ना हो मेरे पति का खेत खराब करने के पीछे उसी का हाथ है। मैं तो सुंदर हलवाई को छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मेरे पति ठीक हो जाए। मैंने सुना है वो सुंदर हलवाई जिसे तुम्हारे पति ने जेल भेजा था ना, वो जेल से बाहर आ गया है। मुझे तो लगता है वो सारा करा धरा उसी का है। प्रिया बहुत गुस्से में थी। वहीं डॉक्टर काफी देर से मदन का टेस्ट कर रहे थे। डॉक्टर को टेस्ट करके पता चलता है कि मदन को ब्रेन स्ट्रोक आया था। जब वो खेत में बेहोश होकर गिरा तो एक नुकीला पत्थर सीधा उसके दिमाग में घुस गया। डॉक्टर मदन को चेक करके बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, अभी आपके पति की हालत बहुत सीरियस है। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था और जब वो गिरे तो उनके दिमाग में एक नुकीला पत्थर घुस गया। हम लोग डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कर सकते। दिमाग का ऑपरेशन सिर्फ एक्सपर्ट ब्रेन सर्जन ही करता है। प्लीज डॉक्टर, मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए बहन जी, मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने कर दिया। आपके पति के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 10 लाख रुपए। ये तो आप पकड़ कर चलिए जी। क्या 10 लाख रुपए? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाते हैं। माँ जी, आप भरोसा रखिए भगवान पर। मैं अपने पति का इलाज जरूर करवाऊंगी। मैं उन्हें इस तरह से मरने नहीं दूंगी और जिस आदमी ने उनके साथ इतना बुरा किया मैं उसे भी सजा दिलवा कर ही रहूंगी। प्रिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो अपनी सास के साथ सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, इस सुंदर हलवाई ने मेरे पति के खेत में कीड़े छोड़ दिए, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और अब वो अस्पताल में है। सरपंच जी, मुझे न्याय चाहिए। प्रिया बड़ी उम्मीद लेकर सरपंच के पास आती है, ये सोचकर कि सरपंच उसकी मदद करेगा, लेकिन सरपंच ने पहले ही सुंदर से अच्छी खासी मोटी रकम ले ली थी, इसीलिए सरपंच। अरे प्रिया, तुम कैसे कह सकती हो कि सुंदर ने ही तुम्हारे खेत में कीड़े छोड़े हैं? क्या तुमने सुंदर को ऐसा करते देखा है? जी नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन पूरे गांव में सिर्फ इसी आदमी की दुश्मनी मेरे पति के साथ है। तुमने सिर्फ अपने शक की वजह से सुंदर पर इल्जाम लगाया और सरपंच का समय बर्बाद किया। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। सरपंच पहले ही बिक चुका था, इसीलिए वो प्रिया को न्याय नहीं देता है। प्रिया और उसकी सास कमला उदास होकर अपने घर चली जाती है। घर में दोनों ही बहुत उदास बैठी थी, तभी ससुर कारखाने से आता है। कमला रोते रोते सारी बात राजेश को बताती है। भगवान, हमारी कैसे परीक्षा ले रहा है? मेरे जवान बेटे की क्या हालत हो गई है? पता नहीं अब हमारा घर कैसे चलेगा। आप जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे वो तुम्हारी दवाइयों पर ही खर्च हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग परेशान मत हो, अब मैं और मेहनत करूंगा और ओवर टाइम भी करूंगा। मैं दिन रात काम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा कर लूंगा। अगले दिन से राजेश अपने कारखाने में दिन रात काम करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले कारखाने जाता और सबके कारखाने से चले जाने के बाद भी कारखाने में काम करता है। राजेश के घर पर
जब से अस्पताल में है ये, तब से ससुर जी कारखाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना पैसा काफी नहीं है। देखिए ना माँ जी, घर में राशन भी खत्म हो चुका है, सारे डब्बे खाली हैं। मेरे बेटे के होते हुए हमें ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ा, लेकिन अब हमारी हालत इतनी खराब है कि घर में राशन खत्म हो चुका है। प्रिया बेटा, आज रात खाने में बनाने के लिए कुछ राशन है भी या नहीं? माँ जी, सिर्फ एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल ही बची है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी खिचड़ी बना दूंगी। प्रिया खिचड़ी बनाती है और रात में जब राजेश घर आ जाता है तो सभी साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। सुनिए जी, आपकी भी उम्र हो गई है, इस उम्र में अगर आप इतना काम करेंगे तो आपकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। घर में राशन भी खत्म हो गया और सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं। मैं सोच रही थी कि अब मैं भी काम करूं, मैं लोगों के घर पर झाड़ू पोछा कर दूंगी। मैं तो तुम्हें किसी और के घर पर काम करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन हमारे घर के जैसे हालात मैं तुम्हें चाहकर भी मना नहीं कर सकता। राजेश बहुत दुखी था, लेकिन मदन के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसीलिए वो कमला को दूसरे के घर काम करने से मना नहीं करता है। अगले दिन कमला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो कई घरों में जाकर काम मांगती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। पर जब वो आखिरी घर में जाती है, जी आप कौन है और आपको क्या काम है? मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। अगर आप मुझे अपने घर पर झाड़ू पोछा का काम दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इतनी बड़ी हैं, आपसे घर के काम करवाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपकी मजबूरी है, इसीलिए मैं आपको काम पर रख रही हूँ। आप कल से काम पर आ सकती हैं। घर की मालकिन काफी अच्छी थी, उसे कमला पर दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेती है। कमला खुशी खुशी अपने घर जाती है, प्रिया को अपने काम मिलने के बारे में बताती है। अगले दिन से कमला उस औरत के घर पर काम करना शुरू कर देती है। घर पर प्रिया, मेरे सास ससुर इतनी उम्र हो जाने के बाद भी अपने बेटे को बचाने के लिए इतना काम कर रहे हैं और यहाँ मैं घर पर हाथ धरकर बैठी हूँ। मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। प्रिया खाना बनाते बनाते काफी सोचती है तो एक आइडिया आता है। अगर मैं माँ जी की तरह कोई काम करूंगी तो मुझे थोड़े बहुत पैसे ही मिलेंगे और उन पैसों से मदन जी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने मदन जी के खेत को ठीक करके सब्जियों की खेती की तो मैं सब्जियों को बेच करके ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। दोपहर में जब कमला अपना काम करके आती है तब प्रिया समझाते हुए कहती है, माँ जी आप और पिताजी तो काम कर ही रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ करूँ। मैंने सोचा है कि मैं अब उनके खेत को ठीक करूंगी और उसमें फिर से सब्जियां उगाऊंगी। उस खेत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ऐसा मत कहिए माँ जी, सारी गलती तो सुंदर हलवाई की थी, उसने हमारा खेत खराब किया। अब मैं हमारे खेत को ठीक करूंगी और फिर से सब्जियां उगाऊंगी। लेकिन बेटा, हमारा खेत तो पूरा बंजर हो चुका है, कीड़ों ने सारा खेत बर्बाद कर दिया, तो तू खेत को ठीक कैसे करेगी? माँ जी, कॉलेज में मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी, उसमें हमें खेत में लगे हुए कीड़ों को साफ करके उसी खेत में फिर से खेती करने के बारे में सिखाया गया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। प्रिया बेटा, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन कमला और राजेश अपने अपने काम पर चले जाते हैं। प्रिया अपनी अटैची से अपनी पुरानी किताबें निकालती है और उसमें से कीड़े लगे हुए खेत को ठीक करने के बारे में पढ़ती है। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, मैं अभी भी अपने खेत को ठीक कर सकती हूँ, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। प्रिया अपने खेत में जाती है और खेत को देखकर ही समझ जाती है कि उसके खेत में सुंदर हलवाई ने कटवर्म डाला था, जो सब्जियों को ऊपर से ही नहीं बल्कि जड़ों से खराब कर देता है और साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खराब कर देता है। कीड़े की पहचान तो हो गई है, अब बस काम शुरू करना है। प्रिया धूप में अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर सारी बची हुई सब्जियों को जड़ से उखाड़कर कोने में करती है और खेत से सारी पत्तियों को साफ करती है। फिर वो 5-10 ml नीम के तेल में 1 लीटर पानी मिलाकर पूरे खेत में छिड़कती है। इस घोल को छिड़कने के बाद खेत में बचे हुए कीड़े भी भाग जाएंगे, लेकिन मुझे 1 हफ्ते तक बार बार ये काम करना होगा। प्रिया नीम के घोल का छिड़काव करके घर चली जाती है। देखते ही देखते हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद प्रिया अपने खेतों में बैलों से जुताई करती है और ऊपर की सारी खराब मिट्टी हटा देती है और खेत में कीड़े मारने वाली जैविक दवाइयों का छिड़काव करती है। फिर वो बैल से हल को बांधकर पूरे खेत में जुताई करती है और खेत में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डालकर खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। प्रिया, तुमने तो कहा था कि तुम खेतों में सब्जियां उगाकर बेचोगी, लेकिन तुम तो खेतों में कोई काम ही नहीं कर रही हो। माँ जी, हमारे खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक उसमें अच्छी खाद ना पड़ने की वजह से वो थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। खेत अब तैयार है, कल से मैं उसमें सब्जियां बोऊंगी। अगले दिन प्रिया खेत में जाती है और खेत में सारी साग सब्जियों के बीज लगा देती है। फिर खेत में पानी डालकर वो उसे छोड़ देती है। कुछ दिनों में प्रिया के खेत में बड़ी बड़ी ताजी ताजी सब्जियां उग जाती हैं। प्रिया कमला को लेकर खेत आती है। बेटा, तुम्हारी लगाई सब्जियां तो कितनी ताजी और बड़ी बड़ी हैं, इसे तो देखकर कोई भी खरीद लेगा। हाँ माँ जी। प्रिया और उसकी सास कमला मिलकर सारी सब्जियों को काटती हैं और फिर प्रिया
सब्जियों की बोरी सिर पर रखकर सेठ धनियाराम के पास उसे बेचने के लिए जाती है। अरे ये सब्जियां तो बहुत ताजी हैं, इसकी तो अच्छी कीमत मिलेगी। है, तुम्हारी सब्जियां अच्छी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सब्जियों के लिए 70% पैसे ही दूंगा, क्योंकि मंडी जाते जाते सब्जियां मुरझा जाएंगी। प्रिया बहुत समझदार थी, उसे पता था कि सेठ धनियाराम उसकी सब्जियां देखकर लालच में आ गया है, इसीलिए प्रिया चिढ़ते हुए कहती है, मुझे तुम्हें अपनी सब्जियां नहीं बेचनी है, मैं खुद ही सब्जियां बेच लूंगी। इतना कहकर प्रिया घर वापस आ जाती है। मेरे पास तो ठेला भी नहीं है, मैं अपनी सब्जियां कैसे बेचूंगी? प्रिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके बैल की तरफ जाती है। अरे हाँ, मैं तो बैलगाड़ी में अपनी सब्जियां बेच सकती हूँ। हमारे खेत में बहुत समय से एक टूटी हुई बैलगाड़ी पड़ी है, मैं उसे ठीक करके उस पर सब्जियां बेच सकती हूँ। प्रिया सीधा अपने खेत में जाती है और टूटी हुई बैलगाड़ी के टूटे हुए हिस्से में नई लकड़ी लगाकर उसे ठीक करती है और फिर वो अपने घर में पड़े पुराने रंग से बैलगाड़ी को रंग देती है, जिससे वो देखने में काफी अच्छा लगता है। प्रिया अपने बैल को बैलगाड़ी में बांधकर उसमें सब्जियां रखकर सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती है। ले लो ताजी सब्जियां ले लो, ऐसी सब्जियां और कहीं नहीं मिलेंगी। प्रिया की बैलगाड़ी देखकर लोग उसके पास आते हैं और उसकी ताजी सब्जियों को देखते हैं। आपकी सब्जियां तो काफी बड़ी और ताजी हैं। आप मुझे आधा किलो टमाटर, 1 किलो सेम, धनिया पत्ता दे दीजिए। प्रिया अपनी बैलगाड़ी से उतरती है और अंकित को उसकी सब्जियां देती है। अंकित को ताजी सब्जियां ले जाते देखकर और भी लोग प्रिया की बैलगाड़ी वाली ताजी सब्जियां खरीदने के लिए आ जाते हैं। प्रिया गांव के अलग अलग गली में जाकर अपनी सब्जियां बेचती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। गांव वालों को अब मंडी जाकर ताजी सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रिया उन्हें अपनी बैलगाड़ी से उनके घर पर ही सब्जियां पहुंचा देती थी। एक दिन अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बहन जी, मैंने सुना है कि आपके पति बहुत बीमार हैं। हाँ, इसीलिए आप बैलगाड़ी में सब्जी बेचती हैं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। जिस तरह से आप गांव में गली गली घूमकर सब्जियां बेचती हैं ना, वैसे ही आपको शहर जाकर सब्जियां बेचनी चाहिए। वहां लोग अपने फ्लैट में रहते हैं और मॉल की बासी सब्जियां खाते हैं। अगर आप उन्हें ताजी सब्जियां देंगी ना, तो वो आपको अच्छे पैसे देंगे। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू। अगले दिन प्रिया गांव में बैलगाड़ी से सब्जी बेचने के बाद शहर के फ्लैट में सब्जी बेचने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक फ्लैट के बाहर पहुंचती है, गार्ड उसे गेट के बाहर ही रोक देता है। ओए पागल औरत, अपनी बैलगाड़ी लेकर कहाँ घुसी चली जा रही है? मैं तो बस सब्जी बेचने के लिए जा रही हूँ। तुम इस गेट के अंदर नहीं जा सकती, समझी? प्रिया दरबान से ज्यादा बहस नहीं करती है और गेट के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, ऐसी सब्जी आपके मॉल में नहीं मिलेगी। प्रिया की आवाज सुनकर एक औरत अपने फ्लैट से बाहर आती और प्रिया की बैलगाड़ी की ताजा सब्जी देखकर उसे खरीद लेती। वो औरत फोन करके अपने और दोस्तों को भी बुला लेती है। तुम्हारी सब्जी तो बहुत ताजा और बड़ी बड़ी है, अब से तुम रोज आकर यहाँ हमें सब्जियां दे जाना। जी ठीक है। अब प्रिया पहले गांव में घूम घूम कर अपनी बैलगाड़ी से सबको सब्जियां बेचती है और फिर वो शहर आकर फ्लैट फ्लैट घूम कर सभी को सब्जियां देती थी। इस तरह से अब प्रिया की काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। हम सभी ने इतनी मेहनत करके 3-4 लाख रुपए तो जुगाड़ कर ही लिए हैं, बस थोड़े और पैसे और जुगाड़ हो जाए तो मदन जी का इलाज हो जाएगा। प्रिया सुबह से शाम तक अपनी बैलगाड़ी में सब्जी बेचती है। एक दिन वो शहर में सब्जियां बेच रही थी तो वो एक औरत को बात करते सुनती है, जो बता रही थी कि आयुष्मान कार्ड से उसके पापा का इलाज बहुत ही कम पैसों में हो गया है। आयुष्मान कार्ड तो हमारे पास भी है, अगर इससे कम पैसे में इलाज होता है तो मैं भी डॉक्टर के पास जाकर बात करती हूँ। प्रिया उस दिन बैलगाड़ी लेकर घर ना जाकर सीधे अस्पताल जाती है और अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बात करती है। देखिए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड से तो आपके पति का इलाज आधे पैसे में हो जाएगा। डॉक्टर, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है और मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, प्लीज आप मेरे पति का इलाज कर दीजिए। आपके पति का इलाज 2 लाख रुपए में हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्रिया घर जाकर अपने परिवार वालों को ये बात बताती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिया पैसे जमा करती है और फिर मदन का इलाज हो जाता है। उसके दिमाग से नुकीले पत्थर को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में, आप ठीक हो गए, मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। हाँ प्रिया, मैं ठीक हो गया हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कुछ दिनों में मदन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। अब मदन और प्रिया मिलकर खेती करते हैं। प्रिया मदन के लिए भी एक बैलगाड़ी ले लेती है। प्रिया के साथ अब मदन भी बैलगाड़ी में सब्जियां बेचना शुरू कर देता है।